everyone, welcome back in IK classes with another video on macroeconomics, that is on chapter number 12, balance of payment. This chapter is very easy and interesting and इस chapter को हम 2-3 videos में finish कर देंगे. And now let's start it. बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है बीओपी. पूरे चैप्टर में हम बीओपी बोलेंगे. तो बीओपी में बहुत सारी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, लाइक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, क्रेडिट, डेबिट, इनफ्लो, आउटफ्लो एंड मैनी अदर ऑल्सो. इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं हम डेफिनेशन ऑफ बीओपी. बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट. ये बहुत ध्यान में रखना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है. इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of all economic transactions between residents of country and rest of the world in a given period of time. कहने का मतलब क्या है, एक साल के अंदर जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है, यूजुअली 1 ईयर का पीरियड होता है. तो 1 ईयर के पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनके बीच में और फॉरेन कंट्रीज यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने वाली अकाउंटिंग स्टेटमेंट है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिनेशन के बीच में 3-4 वर्ड्स जो मैंने अंडरलाइन किए हैं उनको आप ध्यान से समझोगे तो डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. तो देखिए, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, हिसाब किताब रखने वाली स्टेटमेंट, दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. सिस्टमैटिक रिकॉर्ड या तो डेट वाइज या आइटम वाइज रिकॉर्ड रखा जाता है पूरे साल में कितनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुई हैं. अब ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जिन ट्रांजेक्शन्स की क्या हो, मनी वैल्यू हो. सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं अभी. इसके ऊपर एक शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से समझो. तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स जिनकी क्या हो, मनी वैल्यू हो. सो इट रेफर्स टू दोज ट्रांजेक्शन्स which involve transfer of the title or ownership of goods, services, money and assets. यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होती है, ओनरशिप और टाइटल उसका चेंज होता है. तो वो होती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की 4 कैटेगरीज हैं. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो फर्स्ट थिंग है, जो फर्स्ट आइटम है दैट इज विजिबल आइटम्स. सेकेंड आइटम है इनविजिबल आइटम. थर्ड है यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड फोर्थ है कैपिटल ट्रांसफर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग अबाउट विजिबल आइटम्स. विजिबल के नेम से क्लियर है, दोज कैन बी सीन. सो विजिबल आइटम्स कौन कौन सी हैं? ये फिजिकल गुड्स होती हैं विच इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है. और ये कस्टम ऑफिशियल्स जो होते हैं, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट चीज़ों का होता है तो उनको क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कस्टम जो ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू. तो पहला पार्ट कौन सा हो गया, विजिबल आइटम्स. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की सेकेंड कैटेगरी में आएगा इनविजिबल आइटम्स. अब ये इनविजिबल आइटम्स कौन सी होती हैं? इनविजिबल आइटम्स में हम स्पेशली सर्विसेज की बात करेंगे. सर्विसेज की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होना, स्पेशली शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. तो इन सर्विसेज की जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उनको हम इनविजिबल आइटम्स होंगे. दीज आइटम्स कैन नॉट बी सीन, टच्ड और फेल्ट और कैन नॉट बी मेजर्ड. सो इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं? जो वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं. वन साइडेड पेमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? गिफ्ट्स होंगे या पर्सनल रिमिटेंसेस या ग्रांट्स. आपका कोई फ्रेंड फॉरेन कंट्री में रहता है, वो आपको गिफ्ट भेजता है, तो इसका मतलब वो क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है. तो इसके बदले में वो आपसे क्लेम नहीं करेगा कि आप भी मेरे को गिफ्ट भेजो या मेरे को इसके बदले में पैसे भेजो. या फिर रिमिटेंसेस, पर्सनल आपके रिश्तेदार या आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे जो हैं वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं और आपको पैसे भेजते हैं, तो वो भी क्या है, पर्सनल रिमिटेंसेस, ग्रांट्स, ये सब यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में आएगा. और दे डोंट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रिपेमेंट, सो इसलिए इनको अनइक्विटेड ट्रांसफर्स भी बोलते हैं.
फिर इसके बाद आ गया कैपिटल ट्रांसफर। फोर्थ नंबर के जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में क्या आता है, कैपिटल ट्रांसफर आता है। कैपिटल ट्रांसफर में दो चीजें आएंगी, कैपिटल सीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल सीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। सो कैपिटल सीट्स किसके थ्रू होंगे, थ्रू बोरिंग एंड सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स के थ्रू, सेल एसेट्स की सेल्स के थ्रू। एसेट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, एंड रियल एसेट्स लाइक मशीनरी वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये जो एसेट्स हैं ये दो टाइप्स के होंगे, फाइनेंशियल एसेट्स और दूसरे क्या होंगे, रियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स की जब सेल होगी तब कैपिटल सीव करेंगे हम कैपिटल ट्रांसफर के थ्रू। इसी तरह से रियल एसेट्स की यानी प्लांट एंड मशीनरी की क्या होगी, सेल होगी। इसी तरह कैपिटल पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स थ्रू क्या होगा, कैपिटल रीपेमेंट एंड परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ एसेट्स में फिर से वही फाइनेंशियल एसेट्स एंड रियल एसेट्स की बात होगी। तो उसमें क्या आता है, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड प्लांट एंड मशीनरी, ये सब क्या है, एसेट्स है। तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की 4 कैटेगरीज होगी। कौन कौन सी हैं, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। फिर इसके बाद जो है रेजिडेंट्स की बात हुई है, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, ये सब करता कौन है, रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, ये तो इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर्स जो चीज़ों की क्या करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं, यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं। या फिर क्या हो सकती हैं, फर्म्स हो सकती हैं। फर्म्स, बड़ी बड़ी फर्म्स एक दूसरे से जो मशीनरी है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करती है, कह सकते हैं जो वेपन्स होते हैं उनको इंपोर्ट कर सकती है, या कोई न्यू टेक्नोलॉजी की चीज़ें आई हैं तो उनको इंपोर्ट कर सकती है। तो ये सब रेजिडेंट्स हैं जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। सो वंस अगेन इकोनॉमिक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन को देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग statement that provides a systematic record of all economic transactions between residents of a country and rest of the world in a given period of time. Now let's move on to the next topic, that is structure of balance of payment. स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो कौन कौन सी टर्म्स है, लाइक फॉरेन करेंसी, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो सबसे पहले हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज, और वी कैन ऑल्सो से दैट फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज। करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज। तो कहने का मतलब क्या है, अपनी कंट्री की करेंसी के अलावा दूसरे कंट्रीज जितने भी हैं उनकी करेंसी को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। लाइक इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो अगर यूएस डॉलर की बात करें, अमेरिका की करेंसी क्या है, यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर इंडिया के लिए क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज। इसी तरह से इंग्लैंड के जो पाउंड्स हैं उनकी बात करें, जो पाउंड्स इंग्लैंड की करेंसी है, तो इंडिया के लिए वो क्या होगी, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी। तो क्लियर हो गया आपको फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है या फॉरेन करेंसी क्या होती है। इसके बाद बात आ रही आती है इनफ्लोज की। अब ये इनफ्लोज क्या होते हैं, ये इनफ्लोज क्या होता है। इनफ्लो मीन टू से जब कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट करता है, कुछ चीज़ें, कुछ आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके बदले में कुछ पेमेंट्स रिसीव करते हैं। रिसीव किया मतलब रिसीट्स हो गया वो। जैसे इंडिया ने अमेरिका कुछ आइटम्स एक्सपोर्ट की, क्लोथ्स एक्सपोर्ट किए, उसके बदले में अमेरिका उसको क्या देगा, उसके बदले में अमेरिका उसको यूएस डॉलर देगा। इसका मतलब फॉरेन करेंसी इंडिया में आई है, इंडिया में इनफ्लो हुई है। जब भी हम एक्सपोर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ रिसीव करेंगे। रिसीव क्या होगा, करेंसी का रिसीव होगा, मतलब फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, इंडिया में सप्लाई होगी उसकी। तो इट मीन टू से दिस इज इनफ्लोज।
सो समझ आ गया इनफ्लोज क्या है, जब भी एक्सपोर्ट करते हैं उसके बदले में फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, दैट इज कॉल्ड एज इनफ्लोज। अगर हम आउटफ्लोज की बात करें, आउटफ्लोज, अब आउटफ्लोज इसका ऑपोजिट होगा। जब हम इंपोर्ट करेंगे, मान लो अमेरिका से क्या है फॉरेन, मान लो अमेरिका से हमने मशीन्स इंपोर्ट करी हैं, उसके बदले में हमें क्या पेमेंट देनी होगी, मेक पेमेंट्स। तो उसके बदले में जब पेमेंट्स देंगे, इसका मतलब क्या है, वो हम पेमेंट्स करेंगे इन डॉलर्स में, मतलब फॉरेन करेंसी अब बाहर जाएगी। जब इंपोर्ट करेंगे तो ये करेंसी क्या जाएगी, बाहर जाएगी, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। तो क्लियर हो गया, इनफ्लो क्या होता है, करेंसी का कंट्री के अंदर आना, और आउटफ्लो क्या हो गया, करेंसी का बाहर जाना। तो ये तो है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इन्हीं को यूज करके हमने क्या स्ट्रक्चर बैलेंस ऑफ पेमेंट का देखना है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो, उसमें डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या है, दो साइड्स होती हैं। कोई भी स्टेट में, कोई भी कह सकते हैं पेपर है, उसके दो पार्ट्स, पार्टीशन होगी, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या होगा और डेबिट साइड में क्या होगा। क्रेडिट साइड में किन किन चीजों का रिकॉर्ड होगा, किन किन आइटम्स का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा। ऑल इनफ्लोज, मतलब जितने भी हमने एक्सपोर्ट्स किए हैं उसके बदले में जो हमने पेमेंट्स रिसीव करी हैं, और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जितनी करेंसी हमारी कंट्री में आई है उस सब का क्या है, रिकॉर्ड होगा। आइटम वाइज रिकॉर्ड होगा कि कितने की करेंसी हमने एक्सपोर्ट की है, कितने की आइटम्स हमने एक्सपोर्ट की हैं, उसका क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। तो ये सारी आइटम्स इनफ्लोज जो होंगे वो क्रेडिट साइड में आएंगी, और ये इसको हम पॉजिटिव आइटम्स बोलते हैं, पॉजिटिव साइड बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव साइड में लिखी जाएंगी। इसी तरह से होता है सेकेंड जो है डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या है, ऑल आउटफ्लोज और यूजेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब हम चीजें इंपोर्ट करेंगे उसके बदले में करेंसी बाहर जाएगी, तो इट मीन टू से आउटफ्लोज। जितनी भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में हम पेमेंट्स करते हैं, इसका मतलब वो करेंसी आउटफ्लो हो गई। तो इसका मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी के हमने यूजेस किए। तो ये सारी चीजें इस साइड में आएंगी, डेबिट साइड, नेगेटिव साइड। तो दो साइड्स हो गई, क्रेडिट साइड, दूसरी क्या है, डेबिट साइड। क्रेडिट साइड को हम पॉजिटिव साइड बोलते हैं और डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव साइड। तो ये तो है इसका स्ट्रक्चर। अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बैलेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जब बैलेंस होता है तो जितने भी इनफ्लोज हैं वो हमेशा आउटफ्लोज के क्या होंगे, इक्वल होंगे। जितनी भी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है और इंपोर्ट की वैल्यू है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसका मतलब वो क्या होगा, बैलेंस बीओपी। कौन सा होगा, बैलेंस बीओपी। इनफ्लोज आर इक्वल टू आउटफ्लोज। एक्सपोर्ट्स की वैल्यू जो है इंपोर्ट की वैल्यूज के इक्वल होगी, तो इनफ्लोज इक्वल टू आउटफ्लोज। फिर इसके बाद हो गया सरप्लस। सरप्लस पीओपी में क्या होगा, इनफ्लोज आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज। सरप्लस मीन टू से फेवरेबल। फेवरेबल मतलब क्या है, अब एक्सपोर्ट्स ज्यादा हुए हैं, इंपोर्ट्स कम हुए हैं, मतलब क्या है, इनफ्लोज ज्यादा है, करेंसी ज्यादा आई है और गई कम है दूसरी कंट्री में, तो इसका मतलब आउटफ्लोज कम है, तो ये क्या होगा, सरप्लस पीओपी। इसी तरह से डेफिसिट पीओपी। डेफिसिट पीओपी में क्या होता है कि इनफ्लोज आर लेस देन आउटफ्लोज। करेंसी जो है आई कम है, गई ज्यादा है, क्योंकि हमने इंपोर्ट्स ज्यादा किए हैं, तो इसका मतलब आउटफ्लोज ज्यादा हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट का मतलब है घाटा पड़ना। जब भी इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे, इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, तो उससे एक्सपोर्ट की वैल्यू से ज्यादा होगी, तो इससे क्या होगा, घाटा पड़ेगा, मतलब डेफिसिट इन बीओपी होगा। अब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में तो जान लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमने डेफिनेशन देख ली, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड की। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफरेंट फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल देख लेते हैं, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ओनली अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेट्स सी व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ विजिबल गुड्स का जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाएगा,
जिसमें ना तो सर्विसेज इंक्लूड होंगी, ना यूनिलेटरल ट्रांसफर्स इंक्लूड होंगे, ना ही कैपिटल ट्रांसफर्स इंक्लूड होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हमने विजिबल गुड्स को देखना है। विजिबल गुड्स की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होगा वही क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो इसका फॉर्मूला क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये सरप्लस बीओटी भी हो सकता है, डेफिसिट बीओटी भी हो सकता है, लेकिन ये कभी इक्वल नहीं हो सकता। मीन टू से जरूरी हर बार एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की वैल्यू जो है कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। कोई बाई चांस एक आधा पॉइंट होगा, कभी जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस होगा। सरप्लस बीओटी हो सकता है या फिर डेफिसिट बीओटी हो सकता है। सरप्लस बीओटी कब होगा, सरप्लस बीओटी तब होगा जब एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी इंपोर्ट की वैल्यू से। इसको हम फेवरेबल बीओटी बोलते हैं, फेवरेबल बीओटी। इसी तरह से डेफिसिट बीओटी, डेफिसिट बीओटी, डेफिसिट मीन टू से घाटा पड़ना। तो जब एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंपोर्ट्स की वैल्यू से लेसर होगी, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंपोर्ट्स की वैल्यू से लेसर होगी, देन ये क्या होगा, अनफेवरेबल बीओटी होगा। सो अब हम डिफरेंस देखते हैं बीओटी और बीओपी का। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन का ही डिफरेंस आ जाएगा। पहली जो बीओटी की डेफिनेशन है वो क्या है, बीओटी इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स ओनली। विजिबल आइटम्स कौन सी हैं, विजिबल आइटम्स फिजिकल गुड्स जो कि किसी ना किसी मटेरियल की बनी है, दोज कैन बी सीन, टच्ड और मेजर्ड। सो सिर्फ और सिर्फ बीओटी में वही आइटम्स इंक्लूड करी जाती हैं, फिजिकल आइटम्स यानी विजिबल आइटम्स इंक्लूड होती हैं। लेकिन बीओपी में हमने क्या पढ़ा है, बीओपी में हमने सारी इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस है वो सारी इंक्लूड करनी है। इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बीओपी क्या है, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो पहला डिफरेंस तो डेफिनेशंस का हो गया, इसमें सिर्फ विजिबल गुड्स है। इसमें क्या है, इसमें सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जिसमें हमने किया था विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स, तो ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि बीओटी सिर्फ और सिर्फ बीओपी का क्या है, पार्ट है। So BOT includes only visible goods and BOP includes visible goods, invisible goods, unilateral transfers and capital transfers. Third difference है, it does not record any transaction of capital nature. इसमें कोई capital nature की transaction का रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन BOP में क्या होता है, it records all transactions of capital nature. Capital natures mean to say capital receipts and capital payments, वो सबका क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से जो अनफेवरेबल बीओटी है, ये अनफेवरेबल है जिसमें एक्सपोर्ट्स की वैल्यू लेसर है इंपोर्ट्स की वैल्यूज। तो जब भी बीओटी अनफेवरेबल होगा तो बीओपी उसको सॉल्व कर देगा, उसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या कर देगा, सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर बीओपी अनफेवरेबल है, ये बीओपी अनफेवरेबल ये होगा जब इनफ्लोज की वैल्यूज लेस होगी आउटफ्लोज की, तो अनफेवरेबल है ये। तो फेवरेबल कब था, बीओपी फेवरेबल कब है, जब सरप्लस बीओपी हो, और बीओपी अनफेवरेबल कब होगा, जब इनफ्लोज क्या हो, लेस देन आउटफ्लोज हो। लेकिन जो हमने बात की है यहाँ पे, अनफेवरेबल बीओपी कंसेप्ट कैन नॉट बी मेट आउट विद फेवरेबल बीओटी। तो जो बीओटी है वो अनफेवरेबल बीओपी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, उसको सॉल्व नहीं कर सकता। लाइक छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हम बीओटी को बीओपी का एक चाइल्ड लेके मानते हैं, मतलब उसका एक पार्ट मानते हैं। सो जो बीओटी है इट इज़ नैरोर कंसेप्ट एंड बीओपी इज ब्रॉडर कंसेप्ट। आई थिंक सो आपको बीओटी और बीओपी का डिफरेंस क्लियर हो गया है, तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। कोई आपको डिफ़िकल्टी है, कोई भी आपको डाउट लगता है कि कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।